बल्कि इन्होंने असम्बली में आने तक की अमूमन इन्होंने ज़हमत तक गवारा नहीं की। ये एक ज़हनी मरीज बन चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। पाकिस्तान के हालात बतदरीज और बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं सियासी सतह पर, और जब सियासी सतह पर बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियां किसी मुल्क में रूनुमा होती हैं तो पर उन तब्दीलियों का असर उस मुल्क की मुआशरत पर, उस मुल्क की मैशत पर और वहां के लोगों के मिजाज पर भी उसी तरह बहुत गहरा पड़ता है। सियासत दरअसल एक टूल है, जिस टूल को इस्तेमाल करते हुए रियासत के इंतजाम को चलाया जाता है, निजाम को तब्दील किया जाता है। एक हुक्मरान बरसर इक़्तिदार आता है, दूसरा हुक्मरान वापस अवाम के सामने पेश होता है। और सियासत एक ऐसा टूल है जिसके जरिए से सियासतदान जो हक हुक्मरानी रखता है एक जमहूरी निजाम में, किसी रियासत में, और उस रियासत के बसने वाले अवाम पर, उस टूल के जरिए से वो सियासतदान उस मुल्क और उस मुल्क में बसने वाले लोगों की जिंदगियों में तब्दीली के लिए अपने मंशूर के ऊपर अमल दरामद करता है। लेकिन बदकिस्मती से जब किसी मुल्क के अंदर ये टूल, जिसको पॉलिटिक्स कहते हैं, जो दरअसल एक मीन है एक एंड को अचीव करने के लिए, ये एक जरिया है एक हदफ तक पहुंचने के लिए, लेकिन जब ये जरिया या ये टूल या ये मीन परागंदा हो जाए, इसके अंदर मुल्क या कौम के मुफाद को एक तरफ रखते हुए जाती इनाद और जाती बुग़्ज़ शामिल हो जाए, तो फिर इस टूल की हैसियत क्या रह जाती है उस रियासत पे। इसकी कुछ झलकियां भी आपको दिखाते हैं और इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले जरा हुकूमत से आगाज कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने गुज़श्ता 3-4 रोज में अपनी ऑपोजिशन के लिए जो जबान इस्तेमाल की है वो दिखाएं। जब मुल्क का वज़ीर आज़म अपने मुखालिफ को चूहा कहे, उनके नाम को बिगाड़े, उन्हें उनके लिए और नामुनासिब अल्फाज जो शाइस्तगी के दामन से बाहर है, अगर उनको इस्तेमाल करें, तो यह जाहिर करता है कि फिर सियासत एक ऐसा टूल बन चुका है जिसमें अपने सियासी मुखालिफ को दरअसल अंजाम तक पहुंचाना है, ना कि अपने मंशूर को। अब इसके जवाब में ऑपोजिशन की तीनों सरकर्दा शख्सियात वो क्या जबान इस्तेमाल कर रही है वो भी दिखा। राइट, आप दोनों तरफ के लहजे में नफरत, बुग़्ज़, इंतकाम की जलती हुई आग महसूस कर रहे हैं, और ये उस किस्म की सियासत है जो दो लोगों के दरमियान किसी जाती खानदानी झगड़े जैसी सियासत होती है, जहां सीने चढ़ा ली जाए, मुंह से राल और छाल निकल रही हो, कत्ल हो जाते हैं खानदानों में और कई की पुश्तें उसी आग में जलती रहती हैं। ये तो नहीं था सियासत का मकसद। मेरे साथ जो 4 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, ऑनरेबल सेनेटर शहादत अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका बहुत शुक्रिया। अमजद अली खान साहब ऑनरेबल रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अली गौर बलोच साहब ऑनरेबल मरकजी रहनुमा रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब पाकिस्तान के मारूफ माहिर आईन कानून भी हैं और जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर भी हैं। कामरान साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। शहादत अवान साहब आपसे आगाज करूंगा। सर, ये तो आप लोग एक दूसरे से लड़ाइयां लड़ रहे हैं जाती, सर, ये कोई मुल्क के लिए काम नहीं हुआ। देखें अमीर अब्बास साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट जब से आई है, तकरीबन इसको 4 साल होने वाले हैं, इन्होंने सिवाय गालम गलोच ज़ातियात के अलावा, जू मैंने फ़िक्रीबाजी करने के अलावा, इन्होंने मुल्क की सियासत में एक ताफ़न फैला दी है। और उसके अलावा मैं बताऊं कि अगर आप ये देख लें, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क की जो सूरत हाल है, हमारा पार्लिमानी निज़ाम है, हमारे निज़ाम में अपोजिशन की एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और एक हैसियत है। वहाँ पार्लिमान के अंदर बैठ के एक ओवरसाइट है गवर्नमेंट के ऊपर अपोजिशन की। लेकिन जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इक़्तिदार में आने के बाद जो इनका तकब्बर है वो सामने आ गया। क्या आईन और क्या कुछ सियासत, इन्होंने बल्कि इन्होंने असम्बली में आने तक की अमूमन इन्होंने ज़हमत तक गवारा नहीं की। जहाँ पे अपोजिशन के साथ मिलके मशावरत करके
कुछ अदारों को मुकम्मल करना था, वहाँ उन्होंने स्टेट वे कह दिया कि मैं जो अपोजिशन है, जो कि इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनसे इन्होंने मिलना तक गवारा नहीं किया। अब सूरत हाल ऐसी आ गई है कि ये एक सियासत अपनी जगह, लेकिन मुल्क के मुआशी हालात आप देख लें, दाखिली खारजा पॉलिसी आप देख लें, हमारे मुल्क के अदरवाइज़ जो हमारे सरहदों के हालात हैं, दाएं बाएं जो ममालिक हैं, वो सूरत हाल देख लें, मुल्क में महंगाई वो देख लें, और इन्होंने जो कमिटमेंट किया, मुझे तो ये लगता है कि आज 4.25 साल बाद भी ये जनाब प्राइम मिनिस्टर अपने आप को कंटेनर के ऊपर ही पाया हुआ देखते हैं, कंटेनर से नीचे आते नहीं हैं, क्योंकि इनका लबो लहजा जो है वो बिल्कुल तकलीफ, वो जो है अपनी जगह कायम दायम है। और ये सामने वालों को एक प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक ममलकत पाकिस्तान का, एक आलम दीन मुफ्ती महमूद साहब का साहबजादा, उसको जिन अल्फाज में ये खिताब कर रहे हैं वो आप देख लें, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जो कलमात ये इस्तेमाल कर रहे हैं उनको आप देख लें। आपका एक आपसे ज़िमनी सवाल शहादत साहब, देखिए मौलाना साहब अपनी एक उम्र गुजार चुके हैं, इमरान खान साहब अपनी उम्र गुजार चुके हैं, सरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सारे 60 के पेटे से अब ऊपर जा रहे हैं। इनका मिजाज अब बदलना आसान नहीं है, इनका मिजाज पक्के हो चुके हैं। 70 बिलावल साहब, सर बिलावल साहब का सवाल कर रहा हूं, वो तो एक नौजवान था ना, वो तो एक साफ स्लेट की तरह था, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ, बेनजीर का बेटा, भुट्टो साहब का नवासा, सर शाहनवाज भुट्टो का नवासा, ये वो तो ये जबान इस्तेमाल ना करे ना, वो तो कल के नौजवान है। वो अगर आज 32-34 साल आपका आप तो 60 साल देखें, ये बात आपका कहना ज़रूर है कि मैंने कहा जिस तरीके से आपका कहना है कि एज इटसेल्फ एक सिकनेस है, और प्राइम मिनिस्टर ने ये ज़ाहिर किया है कि वो इस मौजूदा ओहदे के लिए मैं समझता हूँ कि क्वालिफाई एज के हिसाब से नहीं कर रहे। अगर आपकी बात मान ली जाए तो उनका कंडक्ट ये शो करता है कि इस सीट के लिए वो नाअहल हैं। लेकिन अगर आप इस हद तक किसी के सामने चले जाएंगे, किसी के लिए आप इस हद तक अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनन आपको वैसा जवाब मिलना चाहिए। बिलावल साहब ने जिस तरीके से उसको जवाब दिया है, बिलावल साहब ने तो देखें ये मिसालें दी हैं, बिलावल साहब ने ये लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। बिलावल साहब ने जो खातून अव्वल के लिए कहा, उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेट्स ये कहते हैं कि ये उस्मान बुज़दार साहब को चला रही हैं खातून अव्वल। उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि मैं ये कहता हूँ, बाकी रह गया जो उनका ज़ाती कंडक्ट है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोगों ने क्या लिखा, कहाँ पे किसने क्या कोट किया, किसी के लिए क्या कहा गया, उनकी निजी ज़िंदगी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी किसी किस्म का एक लफ्ज़ तक इस्तेमाल नहीं किया। हमने बिलावल साहब ने खाली उसको ये कहा कि आप बिलावल साहब के प्रेसिडेंट साहब को, उनके को चेयरमैन साहब को, उनके वालिद मोहतरम को, अगर आप बंदूक की नशिस्त पे, इनका ये अल्फाज भी इनको अदा करना सही नहीं आता। पहले तो मैं ये कहता था कि खाली इनको ओथ लेने में इन्होंने उर्दू की गलतियां की, लेकिन यहाँ पे ये भी आके पता चला कि बंदूक की नशिस्त कौन सी होती है। अगर आप बंदूक की लोगों को, अपोजिशन को, साबका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का अल्फाज दिखाएंगे, उससे चली थी तो वो नोक पलक संवरते संवरते फिर नोक नशिस्त हो गई है। मैं जरा अली गौर बलोच साहब को शामिल कर लूं। अली गौर बलोच साहब, जिस नहज पर सियासत पहुंच गई है, ये तो जैसे आप भी पंजाब से हैं, मैं भी पंजाब से हूँ, शहादत अवान साहब भी आधे पंजाब से हैं, ये तो पंजाब का वो गंडासे वाला कल्चर, बदमाशी वाला कल्चर, एक दूसरे को बर्दाश्त न करना, वो खानदानी झगड़े, ये सेंट्रल पंजाब में जैसे एक खानदान ने दूसरे के 50 मार दिए, उसने दूसरे के 100 मार दिए, ये तो वो सियासत बनती जा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अमीर भाई, जो आपने अपने इंट्रो में बातें की हैं वो बिल्कुल हक बजानिब हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर काबिल ज़िक्र है कि हमारे जो मौजूदा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं और जो RTS सिस्टम की पैदावार है, वो मतलब है कि ये तो कोई मतलब इस बात में कोई बाईद नहीं कि उनकी बदज़बानी और बद तहज़ीबी जो है उसके ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चे हैं। ये वो कल्चर है जब से वो सियासत में आए हैं और उन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर
इस कल्चर की जो है वो मतलब है कि लोगों को और नौजवानों को तरबियत दी, और आज भी बाहसीयत वज़ीर आज़म भी वो वही मतलब है कि एक लच्चरपन वाली ज़बान इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मुखालफिन के लिए। वो शख्स जो 3.5 साल बिजली के बिल आपने बढ़ा दिए, आपकी करप्शन की वजह से गैस की कीमतें बढ़ी, आपकी करप्शन की वजह से अद्वियात और खाने पीने की अशिया और चीनी और आटा बढ़ गया, पाकिस्तान की करेंसी आपकी पॉलिसियों और आपकी करप्शन की वजह से जो है वो मतलब है कि वो डिवेल्यूएट हुई। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि और आप लोगों को भाषण देते रहे 3.5 साल के, घबराना नहीं। जब अपने खिलाफ अदम एतमाद आई तो 5 मिनट में घबरा गए हैं, और आप देख लें कि ये उनकी घबराहट का आलम है कि वो अब जिस भी जलसे पे जाते हैं अपने सियासी मुखालफिन को गालियों से और उल्टे नामों से पुकारते हैं। तो ये उनकी घबराहट है, ये उनके नफ्सियाती मसाइल हैं, ये उनका वो डिप्रेशन है। तो सबसे पहले तो मकसद ये है कि ये भी आइन का हिस्सा है। इस आदमी का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना रहे वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर बरजमान नहीं रह सकता। मुझे बताएं, अगर कोई बात शहबाज शरीफ साहब ने की है या बिलावल साहब ने की है या मौलाना साहब ने की है, तो उन्होंने यकीनी तौर पर मतलब है कि उसके जवाब में तो कोई बात कही होगी, और वो भी फिर भी कोई शुगर कोटेड बात की होगी और कोई उनकी किसी बात का जवाब दिया होगा। लेकिन आप देख लें कि ये यहाँ पर उतर आए हैं कि कभी तो वो मतलब है कि मिसाल देते हैं न्यूट्रल वाली, कल से पूरे जो प्राइवेट मतलब निजी टीवी चैनल हैं उन पर इनके न्यूट्रल वाली बात पर भी डिफरेंट बातें चल रही हैं। या मौलाना साहब ने कहा है कि इनके गले में, अब किसके गले में पट्टा डाला जाता है? ये शुगर कोटेड तो नहीं है ना बात। इसके बाद तो सिर्फ नंगी गाली देना ही बाकी रह गया है ना सर। देखे, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन मुझे बात सुनिए कि इसकी पहल किसने की, इस चीज को इसको रीस्टार्ट किसने किया? एक तरफ आपने मीडिया की जबान बंद करने के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आए और लोगों को आपने ये तबलीग की कि हम तो ये इसलिए कर रहे हैं कि लोग सोशल मीडिया पर जो है वो मतलब है कि बदज़बानी ना करें और लोगों पर इल्ज़ामात ना लगाएं। दूसरी तरफ आप खुद को आइन और कानून से बाला दस समझते हैं और खुद समझते हैं कि आप कोई लाडले हैं ज्यादा इस निजाम के, और आप स्टेज पर खड़े होकर। मैं यही नुक्ता आपकी इजाजत से अमजद अली खान साहब के सामने रखता हूँ। बड़ा खूबसूरत आपने नुक्ता उठाया अमजद साहब। इमरान खान साहब सारी कौम को लेक्चर दे रहे हैं पीका कानून से मुताल्लिक, और उसके डिफेंस में वो ये दलील देते हैं कि हमारी कौम का जो नौजवान है वो इतना अखलाक बाख्ता हो चुका हुआ है, उसके अखलाकियात तबाह हो गए हैं, हम उसके अखलाकियात को ठीक करने के लिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। हम मुआशरे में होने वाली बदजुबानी को ठीक करने के लिए, इल्जामात को रोकने के लिए ला रहे हैं। खुद वो यही गुफ्तगू कर रहे हैं। तो सबसे पहले पीका कानून तो उन पर लग जाना चाहिए था अब तक सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अब्बास सबसे पहले जो ना स्टार्ट जे मुस्लिम लीग नून ने किया है, उन्होंने जो नाजेबा अल्फाज ख्वाजा आसिफ साहब ने डॉक्टर शीरीन मज़ारी के बारे में जो कुछ कहा, फिर अपना राजा परवेज अशरफ साहब को राजा रेंटल कहा, फिर अपना राना सनाउल्लाह साहब ने मरियम सफदर के बारे में जो कुछ कहा, फिर आपको याद होगा जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद के बारे में मुस्लिम लीग के लोगों ने जो इरशादात फरमाए, फिर भुट्टो साहब ने जो कुछ कहा वो भी ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, फिर इन लोगों ने जो कुछ प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये कहते रहे वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर मौलाना फजल रहमान साहब को अगर कह दिया, वो उन्होंने ये भी जो नाम दिया है ये ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया, ये जितना भी आपको अगर याद भाई वो ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया है, ये फजलू तो दिया है ना। अच्छा, इसको ऑन करें ना, ये क्रेडिट तो आप बात सुने ना। अब मौलाना डीजल साहब के क्या कहा, ये किसने दिया? ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया ना, को हमने तो नहीं दिया। ये आपको याद होगा कि बीबी साहिबा के बारे में जो कुछ जहाजों से पम्फलेट गिराया गया पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है।
बात ये है कि जब आप तो आ भी करें ना तो पूरे जो है वो मुल्क में शोर मच जाता है कि आपने आ क्यों कर दिए। अगर ये सारा ही खून जो है वो कर जाएं, सारा खा पी जाएं और ये कहते हैं कि हम तो बिल्कुल मासूम हैं। देखिए बिल्कुल मैं इसको ये समझता हूँ कि अब स्टार्ट जो की है, बर्दाश्त तो करना है ना थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल इन्होंने जब इंतहा की, जो कुछ इन्होंने सोशल मीडिया पे किया, इन्होंने तकरीरों में कहा और इंतहा तक जो मतलब हर लेवल तक चले गए। अच्छा आपने देखा होगा कि हमारी बहन जो है वो घरेलू खातून है, उन खातून अव्वल के मुतालिक उन्होंने जो घटिया जबान जब जो तरीकाकार रखा, मकसद उसके बाद हमारी बड़ी बहन जो बाजी अलीमा के बारे में इन्होंने जो रवैया अख्तियार किया, ये भूल जाते हैं और फिर इनको अपनी बात याद रह जाती है। हैरानकुन बात है। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई अच्छा हो रहा है। अगर कोई उठ के ऑपोजिशन में से, जैसे इमरान खान साहब ने फजलुर रहमान को फजलू कहा, उनका नाम बिगाड़ा, जिसमें बजाते खुद तहकीर है। वो रियासत मदीना की बात करते हैं, किसी मामूली से छोटे से मुफ्ती को भी फोन करके पूछते हैं कि क्या किसी का नाम बिगाड़ना इसकी इस्लाम और शरीयत तायद करता है? अब अगर कोई उठ के ऑपोजिशन में से इमरान खान साहब का नाम बिगाड़ दे, इमरान को कुछ और बना दे, तो फिर कैसा लगेगा सर ये खान साहब? अमीर अब्बास, मैंने कहा कि जब ईंट आएगी ना तो पत्थर तो लाजमी आना है। देखिए जब ईंटें हमें मारी गई तो पत्थर लाजमी आएगा, ये नेचुरल बात है, ये इंसानी फितरत है, इसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। मैं ऐसे ये नहीं कहता कि ये कोई ऐसी बात हुई है जिसमें हम कहें कि हम गलत कर रहे हैं और ये ठीक कर रहे हैं। ये जो स्टार्ट हुआ ये देखना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, और ये रुकने का नाम ही नहीं लिया इन्होंने। अगर जहां पे रुकना चाहिए था ये नहीं रुके। अब अगर पत्थर आ गया तो बिल्कुल आपकी बात भी ठीक है, उस पर भी रोना धोना नहीं होना चाहिए। अच्छा चले, ये स्टार्ट कहां से हुआ है जरा ये कामरान साहब से समझ लेते हैं। कामरान साहब, मतलब खान साहब के बारे में इन्होंने जो कुछ कहा, हमारी बहनों के बारे में जो कुछ कहा, ऑन एयर इन्होंने जो घटिया हरकत की, अपना टीवी पे बैठ के जो कुछ इन्होंने किताबें लिखवाई, पता नहीं क्या क्या नहीं किया, ठीक है ना, वो हमें सब मालूम है। अब ये मासूम परिंदे बन जाए तो अलग बात है कि ये समझते हैं इन्होंने हर वो घटिया हरकत की है जो इनसे तवक्को की जा सकती थी, लेकिन रुकने पे ये नहीं आए। फिर ये मतलब शायद भी पर्सनलाइज, वो कहते हैं ना, पर्सनली जो है वो करने लग गए, बुग़्ज़ इमरान खान में बहुत आगे चले गए। तो फिर नेचुरल इंसान जो है वो लाजमी बात है कि जवाब तो देता है। अगर जवाब आ गया तो इस पे मैं समझता कि फिर इतना इनको चाहिए। साहब से जो उठाया कामरान साहब, किसने शुरू किया है फिर? अब तो इतने पत्थर चल गए एक दूसरे से कि हम तो पत्थर ही गिर रहे हैं। अब तो समझ ही नहीं आ रही कामरान साहब कि पहला पत्थर किसने पकड़ा था। और देखिए इस बात को कि किसने शुरू किया है, इसकी बजाय इसका एक और एंगल भी है, उससे ले लेते हैं। अल्लाह ने आपको एक ओहदा दे दिया, जिस तरह से भी मिला उसको ज़ेरे बहस नहीं लाते। आपके पास एक मनसब आ गया तो उस मनसब के अपने तकाजे थे। उस मनसब का एक तकाजा जो है ना, ये बड़ी आसानी से जो है ना उसको निभा सकते थे। वो ये था कि हर एक को साथ लेके चलते ही, मैं एनआरओ का ना कह रहा हूँ ना एनआरओ मांग रहा हूँ किसी के लिए, मगर उसमें हर एक को साथ लेके चलना, हर एक से अखलाक से, मीठी जुबान से, मुस्कुराहट से बात करना, हर एक से मिलना, ये इनके बस में था। उसके बाद जो है ये चले, इससे पहले भी कल्चर ऐसे ही था, मान लेते हैं, मगर ये कल्चर तब्दील कर देते, और वो कल्चर जब तब्दील कर देते एज ए प्राइम मिनिस्टर और दूसरों को साथ लेके चलते, मैं कहता हूँ कि वफदा इनको कोई इशू ना होता। ये अब जो ना, हम शायद किसी कोने खुदरे में शायद अपोजिशन पड़ी होती, हमारा कोई नामो निशान भी उस तरह से ना होता। ये सब कुछ जो है, ये जितना अपोजिशन में उन ताकत आई है, वो ताकत देने में इनका अपना किरदार है, इनका अपना जो ना, जो कुछ इन्होंने किया उसके नतीजे में वो इकट्ठे हुए, उसके नतीजे में रिटेलिएट कर रहे हैं। तो बाकी हमारे कल्चर का यकीनन हिस्सा रहा है कि किसी ने गाली दी है तो जवाब में गाली आई है, किसी ने मुक्का मारा है तो जवाब में मुक्का आया, इनका जवाब पत्थर से आया। और अगर न दें
तो उसका मतलब ये है कि फिर आप उसको भागते हुए दिखाएंगे, उसको आप उसको मस्कीन बताएंगे, आप उसको बहुत कमजोर। एक ब्रेक, आपकी इजाजत से एक ब्रेक। बड़ी खूबसूरत आपने बात कही कि ठीक है कल्चर का हिस्सा है, लेकिन अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी अगर प्राइम मिनिस्टर के पास है, वो मुल्क के वज़ीर आज़म है, माई बाप कहा जाता है वज़ीर आज़म, क्या उनके बिहेवियर में और ऑपोजिशन के, या किसी भी एक आम शहरी की जबान, कंडक्ट, रिएक्शन एक जैसा होना चाहिए? ये बात लॉजिक से बाहर है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। सेनेटर शहादत अवान साहब, पिछले 5-6 दिन को अगर मैं एक जुमले में सुबह के आपके सामने रखूं तो खुलासा यह है कि अब इमरान खान ने यह तय कर लिया है कि जब तक मैं जिंदा हूं इनको इक्तदार नहीं लेने दूंगा, और आप तीनों ने भी यह तय कर लिया है कि जब तक हम जिंदा हैं इसको इक्तदार नहीं लेने देंगे। तो जब सियासत ये जाती रिवेंज और बदले का नाम बन जाए तो फिर तो वैसे एक स्टेट ऑफ नो लॉ एंड नो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लैंड ऑफ नो लॉ बना दिया जाए इसको। देखें अमीर अब्बास साहब, इस मुल्क का निज़ाम पार्लिमानी निज़ाम है, किसी फ़र्द वाहिद के चाहने से कुछ नहीं हो सकता। आज मैं आपको एक बात कहता हूँ कि इमरान खान वो बंदा होगा कि तारीख़ में पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर का अदम एतमाद के ज़रिए निकलना होगा तो सिर्फ़ पहला जो शख्स होगा वो इमरान खान होगा कि तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए से इसको इक़्तिदार से निकाला जाएगा। आइनी तरीके से इसका निकलना इसका मुकद्दर बन चुका। अब उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, क्या वजह है। पहली बात तो ये है कि आप ये देखते हैं कि इस वक्त जो लोगों को तलकीन करते थे कि घबराना नहीं, उनकी बौखलाहट जो है वो आप पे नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम पे आया हो चुकी है। क्या वजह है कि वो ये कहना उन्होंने शुरू कर दिया है कि हम अपने जो लोग हैं उनको पार्लियामान में नहीं जाने देंगे। क्या वजह है कि उन्होंने उन लोगों को कहना शुरू कर दिया है कि अगर कोई हमारा आदमी कोई जो है डिफेक्शन करके अगर कोई दूसरी साइड से फ्लोर क्रॉस करेगा तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। इन्होंने क्यों कहना शुरू कर दिया है कि ऐसे लोगों को जो स्पीकर जो है वो वोट कास्ट नहीं करने देगा। ये इनको साबित हो चुका है, इनको यकीन हो चुका है कि अब ये बचने वाले नहीं हैं। इनके इत्तेहादियों की सूरत हाल आप देख लें, जहाँ जहाँ ये हमारे जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब की पोजीशन ये है, तकब्बर और गयूर की हालत देखें। अगर आप याद करें कि हज़ारावाल अपनी डेड बॉडीज़ मैयतें लेकर क्वेटा में बैठे रहे कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब आएँ तो ताकि हम लोगों को दफनाए, नहीं गए। अब हालत यह है कि किसी के नज़ले ज़ुकाम पे भी ये लोगों की तीमारदारी करने पहुँच गए। जहाँ तक इनको बहादुराबाद का रास्ता मालूम नहीं था कि जापान में या पाकिस्तान में, वहाँ बहादुराबाद पहुँच गए। ये तो अच्छी बात है कि जीडीए वाले जो हैं उन्होंने इनसे मिलना गवारा, इत्तेहादियों ने नहीं किया कि जनाब पीर पगाजा साहब ने तो माजरत कर ली कि किसी वजह से वो इनसे मिल नहीं सकते हैं। तो भाई बात ये है, तो अब तो ये लोगों के दरवाज़ों पे इन्होंने जाना तब शुरू किया है जब इनको पता चल गया है कि भले वो कोई भी इत्तेहादी हो कि वो कम अज़ कम पसो पेश से काम ले रहा है। उसके अलावा इन पे ये बात भी जरूरत पड़ती है तो फिर जरदारी साहब ने जिस नवाज शरीफ को नासूर कहा था आज से ठीक 4 साल पहले, वो उनके पास भी चले जाते हैं। तो ये भी जरूरत पड़ने पर चले गए, आप भी चले गए। यही तो बात मसला है इस बिल का। मैं अमीर अब्बास साहब, हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी का ये मोटो रहा है कि रिकन्सिलिएशन जो है हमारा नारा रहा है। हमने कभी इतना गरूर और इतने तकब्बर से हमने कभी काम नहीं लिया कि जिस अंदाज में अपोजिशन को ये बुलाते हैं, हमने कभी भी इनको जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं। इनका लबो लहजा जो आप जिस तरीके से देख लें, मैं कहता हूँ कि बात ये है कि इनको
आप सिलेक्टेड कहते हैं, बिलावल तो सिलेक्टेड के अलावा बल्कि सिलेक्टेड का लफ्ज तो क्वाइन ही बिलावल साहब ने किया था। नहीं, हम देखें ये हम तो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने सही और जायज़ तौर पे कहा है कि ये इलेक्टेड नहीं है, सेलेक्टेड थे। अगर ये इलेक्टेड होते तो आज इनको इलेक्ट होने में और उसके सबूत से भागने की क्या ज़रूरत इनको क्यों पेश आई है? इनको पार्लियामेंट में आना चाहिए, इजलास कल बुलाना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी इनके सामने हो जाएगा। बाकी तो मुझे नंबर गेम अगले पार्ट में बात करते हैं कि अब नंबर गेम क्या बनती है। शेख रशीद साहब ने भी एक धमकी दे दी है, जो वाकया अभी फेडरल लॉजेस में हुआ। कामरान साहब भी हमारे साथ हैं और कामरान साहब को भी वहां पे बुरी तरह से मैन हैंडल किया गया, इंसल्ट की गई उनकी। आफ्टर ऑल एक सीनियर कानूनदान है और सेनेटर है, जिस तरह उनकी तहकीर की गई वो भी नामुनासिब थी। शेख साहब का फरमाइए। जी, अली गौर बलोच साहब, उस दिन आप भी मौजूद थे फेडरल लॉजेस में और आपकी भी वीडियो सामने आई। आप भी कह रहे थे मीडिया वाले आए और वीडियो बनाएं और पुलिस के रवैये को दिखाएं। ये उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि 101 बार सोचिएगा ये बात की है और इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। और मतलब है कि कामरान साहब भी जा रहे प्रोग्राम में। देखिए, उससे पहले मैं सिर्फ मुख्तरन ये गुजारिश करूंगा कि अभी अमजद खान बता रहे थे कि जब वो मुख्तलिफ हवाले दे रहे थे तो इमरान खान के खिलाफ एक किताब का भी हवाला दे रहे थे। तो बात यह है कि ये किताबें उनकी साबका एहलिया ने लिखी हैं, ये हमने नहीं लिखी। कि झूठ है या सच है तो उनको चैलेंज कर दें। जाहिर है जब आप किताबें भी लिखी होंगी तो फिर उन किताबों पर गुफ्तगू तो माशरे में होगी, वो हम तो नहीं रोक सकते, वो पूरा पाकिस्तान कर रहा है। और आप जितने मर्जी आर्डिनेंस ले आए लोगों की जुबानें बंद करने के लिए, लोगों पर झूठे मुकदमात कायम करने के लिए, लोगों की जुबानों पर और मीडिया की जुबानों पर और टीवी चैनल्स की, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की जुबानें आप बंद नहीं कर सकते। आपसे बड़े बड़े फन्ने खान 72 सालों में बहुत आए हैं और आप तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है। ये पिज्जी क्या पिज्जी और क्या पिज्जी का शोरबा। आप क्या चाहते हैं कि आप पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से, जिनके मुंह से आपने अपनी रोटी छीन ली है और जिनकी आपने जो है उनको मतलब है कि बेरोजगारी के कुएं में धक्का दे दिया है और अपनी जेबें भरते जा रहे हैं, क्या बताएं ये कानूनी तौर पर कोई जुर्म है? कहें कि अलीमा खान की जब तलाशी ली है इसमें से अरबों रुपए ज़कात का पैसा निकला है, तो हम कहेंगे नहीं कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आपने कानून को उसमें अली गौर भाई, उसमें एक इख्तलाफी नुक्ता जो पीटीआई की तरफ से सामने आता है जब आप अलीमा खान साहबा का नाम लेते हैं, वो कहते हैं कि भाई वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, वो कभी पावर में नहीं आई, पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही है। आप उनका मवाजना शरीफ खानदान के साथ कैसे कर सकते हैं जो 30 साल से पावर में रहे? उसका भाई वजीर आजम है, वो उसका तरीका वारदात ये है कि वो अपनी एटीएम की जेबों में डालता है। उसकी बहन उसकी एक एटीएम मशीन है। जाहिर है ये व्हाइट कॉलर क्राइम है कि पैसा वो चोरी करके करवा दी लोगों से। तुमने शौकत खानम और ज़कात के नाम पे पैसा लिया, कभी दुबई में जाकर जुआ खेल दिया, की जेब में डाल दिया। फॉरेन फंडिंग केस क्या है? इसके सफाई करने वाले, इसके दफ्तर की डस्टिंग करने वाले, उनकी जेबों से अरबों रुपए निकल रहे हैं उनके अकाउंट से, और वो अकाउंट इमरान अहमद न्याजी के साइनों के साथ जारी हुए। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। इस चीज के ऊपर अमीर बात करेंगे, इससे बात चलेगी तो ये बड़ी दूर तक जाएगी। देखिए, गुजारिश सुने जो उस वक्त वाकया हुआ, जिस तरह से कि हमने कहा है कि ये एक ज़हनी मरीज बन चुका है और ये ऑपोजिशन को बाई हुक और क्रुक जो है उनको ये अपनी मतलब है कि अदम एतमाद को जो है वो बिल्डोज करना चाहते हैं। देखिए, कानून ये है कि पार्लियामेंट लॉजेस में लोग अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं। यहाँ पर स्पीकर की इजाजत के बगैर कोई पुलिस, कोई इदारा यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता। सबसे पहले वो पुलिस के डीआईजी और एसपी, मैं वहां पर आया हूँ, मौके पर पहुंचा हूँ, मैंने उनसे पूछा आप इधर क्या कर रहे हैं और इधर फैमिली परेशान है, आपने इधर जगहगिरी क्यों शुरू की हुई है? आपके पास किसी के वारंट गिरफ्तारी है? उन्होंने कहा जी नहीं। मैंने कहा आपके पास कोई एफआईआर है किसी के खिलाफ? उन्होंने कहा जी नहीं। मैंने कहा कि कोई आपको वांटेड लोग हैं जो चाहिए, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो मुझे बताएं, हम वो बंदे आपको गेट पर ला के देते हैं, लेकिन आप यहाँ से बाहर चले जाए। उन्होंने मुझे धिक्का देकर साइड पर किया
अपने जो 7 कांस्टेबल थे जिनमें के लेडीज कांस्टेबल थी ही नहीं, और जाकर लॉजिस के अंदर घुस गए, और उधर से जब हमने रोका तो हमने मीडिया पर हमारी आवाजें भी सुनी, और जो कुछ इन्होंने उधर घुमा कर दी। सर आप ये बिल फरमा रहे हैं, लेकिन ये तो रिएक्शन है ना। वो कहते हैं कि ये अंसारुल इस्लाम नामी एक निजी मलेशिया को क्या हक पहुंचता है कि वो वहां आके सिक्योरिटी के मामला संभालना शुरू कर दे। इसके ऊपर भी तो बात करें ना। फिर आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं अपनी बात को मुख्तर 2 लफ्जों में आपको बताता हूँ। इस वक्त भी पार्लियामेंट लॉजेस में बहुत सारे MNA रहते हैं, और उनमें से काफी ज्यादा हुकूमती पार्टी के भी हैं या इनके इत्तेहादी लोगों में भी हैं कि जिनके पास 5-5 6 के बॉडी गार्ड वक्त असला से लेस होते और इधर घूम रहे हैं। उनको इसलिए कोई नहीं पूछता क्योंकि वो इनके कहते, मैं एक MNA का नाम नहीं लेता, हमारे कोलीग है और इनके इत्तेहादी हैं, जब वो लॉजिस के अंदर एंटर होते हैं तो 30 से 40 गार्ड हर वक्त असला समेत बलूचिस्तान से है। मैं समझ गया, बलूचिस्तान से। उनको भी कोई नहीं पकड़ता। मेरी अब गुजारिश सुन लेना, मुझे ये बताएं कि वो उन लोगों के पास तो बेचारों के पास असला भी नहीं था। वो हमारे रूल जो है कि जो हमने उधर से इजाजत लेनी होती है। ये अली भी पॉइंट आपका वगैरह, और पार्लियामेंटेरियंस अपने साथ गार्ड रख सकते हैं, तो अगर ये 30-40 लोग आ गए बतौर गार्ड के अनआर्म्ड तो क्या फर्क पड़ता है। एक ब्रेक के बाद अमीर अली खान साहब से और कामरान साहब से। के बाद अमीर अली खान साहब, पूरा इस्लामाबाद, सारी अशराफिया सारा दिन गार्ड्स और गुमाश्तों के साथ करती है। आगे भी डबल कैबिन डाले, पीछे भी डबल कैबिन डाले, ऊपर हूटर घूम रहे हैं, 8-10 मुसल्ला गार्ड्स मूछों के साथ दहशत फैलाते हुए। गवर्नमेंट के लोग भी हैं, प्राइवेट लोग भी हैं। तो क्या हो गया था अगर मौलाना साहब के 30-40 लोग गैर मुसल्ला वहां आके बैठ गए हिफाजत के लिए, तो उस पर इतना बड़ा ऑपरेशन करने की क्या जरूरत थी अपने तक? अमीर अब्बास देखें, बहुत सारे MNAs अपने पर्सनल मुलाजमीन के साथ जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस में रहते भी हैं, कोई इशू नहीं है कि उनके मुलाजिम हमारे भी मुलाजिम रहते हैं, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन जब मुसल्ला मलेशिया जो है वो बाकायदा परेड कर रही हो, आपने देखा होगा कि सबसे पहले मीडिया ही ने रिपोर्ट किया था कि 100 के करीब जो मुसल्ला मलेशिया है वो डी चौक के ऊपर बैठे थे, वो परेड कर रहे थे, और जो है वो पूरा मीडिया ही ने सब कुछ सामने लेके आया। तो आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है जिसका दिल चाहे वो जत्था बना के गवर्नमेंट के इदारों को जरगामाल बना ले, या गवर्नमेंट के जो नेशनल इंस्टीट्यूशन की को रिप्लेस करने के उसमें आ जाए। तो आप पहले फैटफ में इतने फंसे हुए हैं, ऊपर से आप ये हरकतें करेंगे। देखें, तहरीके अदम तमाद हमें कोई इतराज नहीं है, ये लेके आए 10 दफा लेके आए, उस पर हमें कोई चंबे वाली बात भी नहीं है, ये इनका राइट है। जत्थों के साथ हमलावर होते हैं तो आप पाकिस्तान का इमेज दुनिया में क्या सामने लेके आते हैं? जब दुनिया देख रही हो कि आप परेडों की सलामी ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि स्टेट विद इन स्टेट्स की तो आप फिर परमिशन दे रहे हैं। फिर इतने अपने जो सिक्योरिटी इदारे हैं तो उनपे आप क्या उनको पैगाम देना चाहते हैं कि हम बड़े तगड़े हैं और हम जो कुछ करना चाहें, हम कानून से बाला तार हैं, हम ब्राह्मण हैं। तो ये मैसेज देना चाहते हैं आप दुनिया को और पाकिस्तान के गरीब अवाम को। अच्छा, तो ये अभी देखे ना, आपको याद होगा जब इलेक्शन हुआ यूसुफ रजा गिलानी साहब का और अब्दुल हफीज शेख साहब का, उस वक्त भी आपके पार्टी वर्कर्स वहां पर आए पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर। अभी खान साहब ने कहा है कि जी जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा उससे एक दिन पहले डी चौक पे मैं जलसा करूंगा। तो लोग तो आपके भी आते हैं ना। ये अपना मेरा बात जलसा जुलूसों से अपना इवन पार्लियामेंट में हर पार्टी अपने वर्कर्स हमेशा से जो उनके वर्कर्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, सब पार्टी उसके वर्कर्स आते रहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स आते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने देखा आपके
जितने भी जब अहम इजलास हो तो तमाम गैलरी जो प्रेस गैलरी से भरी होती है, तो ये तो राइट है। आप देखो पॉलिटिकल सोच के साथ आना और मुसल्लह जत्थों के साथ आना और बात है। कभी भी इस टाइप का जो है वो आप इजाजत ना दे सकते, ना आपको देनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। असल मसला जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है, और ये जितने गुज़श्ता 5-6 दिन में बाकी इशू सामने आए वो ज़िमनी हो जाएंगे अगर आपकी तहरीक कामयाब हो जाती है, जिसकी कामयाबी की प्रोबेबिलिटी भी है और नाकामी की प्रोबेबिलिटी भी। जाहिर है कोई भी चीज होगी उसके लिए वो या वो कामयाब हो जाएगी या नाकाम हो जाएगी, 2 प्रोबेबिलिटीज तो हो जाएंगी। या तीसरी प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हो कि वो पुट ही ना की जाए हाउस में, ये 3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मगर पुट करने के लिए अब वो मजबूर हैं और बाकी उसके बाद 2 बातें हो जाएंगी, मगर उससे ऑफशूट्स बहुत सारी निकलती हैं। ऑफशूट्स की ये होंगी कि उसमें ऐसे लोग यकीनन वोट देने आएंगे जिसको ये क्लेम करेंगे कि ये हमारे इत्तेहादी रहे या ये हमारी पार्टी के साथी रहे। तो जब वो आएंगे तो उसके ऊपर इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करने हैं। ये असल इशू इस वक्त ये है, और वो प्रॉब्लम में जो है वो स्पीकर जो है वो फ्रीक होगा, तो यहाँ से मसाइल जो है वो बढ़ भी सकते हैं, मगर इस मसाइल को कम भी किया जा सकता है और एक जेंटलमैन स्पिरिट के साथ उस डिफीट को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। और अगर एक्सेप्ट न किया गया तो यानी इसके मसाइल जो इसकी ऑफशूट्स होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी और उससे खुदा न खास्ता बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, शाहादत अमान साहब, आप भी चूंकि वकील हैं, भले अब आपका एक पार्टी के साथ बायस हो सकता है और कामरान साहब भी वकील हैं, लेकिन कानूनी नुक्ता बताइएगा, ये सियासी नुक्ता नहीं मैं आपसे पूछ रहा, पीपल्स पार्टी के बायस को एक तरफ रखते हुए जो आर्टिकल 63(1)(a) के ऊपर बहस हो रही है, उसमें हुकूमत के मौक़िफ़ में कितना वजन? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा कहना ये है कि तमाम जितने भी पार्लियामेंटेरियन पार्लिमान है वो आइन के ताबे है। इस वक्त सबसे बड़ी जो इस वक्त हमें परेशानी है वो ये है कि सियासत में से रवादारी ख़त्म कर दी गई है, और जिस तरीके से मैं ये कह चुका हूँ कि अगर जो कुछ भी रिज़ल्ट आना है पार्लिमान को स्मूथ चलने दें, लोगों ने जो फैसला करना है, अगर नो कॉन्फिडेंस कामयाब इंशाल्लाह होता है और खुदा ना खास्ता नहीं होता है तो वो वहाँ पे काउंटिंग हो जाएगी, 2 साइड पे लोग चले जाएंगे, तो पूरी पाकिस्तानी कौम ये देख लेगी कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। तो लेकिन बात ये है कि यहाँ पे तो कौम ये बात ये है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है इसका काम ये है कि कोई इस किस्म का शोषण छोड़ दिया जाए जिसका कोई वजूद नहीं है। अगर आपको याद होगा कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसका हम ढूंढते रहे, कागज़ हमें कोई नहीं मिला, तो बात ये लोग उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं कि ये क्या है, क्या है, क्या नहीं है। अब एक चीज़ हुई नहीं है, स्टार्ट नहीं हुई है, लोगों ने अभी कोई फ्लोर क्रॉसिंग की दूर की बात है, जब वोट होगा उसके बाद जो कुछ होना होगा बात का स्टेप उस वक्त शुरू किया जाए। हुकूमत के जो असल मामलात हैं उस पर तो तवज्जो देनी नहीं है, वो ये समझते हैं कि आवाम की तवज्जो हटाने के लिए अगर इस बात पे हम लगे रहेंगे तो भाई गरीब आवाम को इस बात से क्या, आप उनके ना नफ़े की बात करें। इन्होंने 22 ये इनका समझना ये है कि 22 करोड़ आवाम जो है उनको लंगर खानों पे लगा दो और ख़ुद इक़्तिदार में लगे रहो। तो भाई ये इस तरीके से ये मुल्क नहीं चला करते। इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना चाहिए। ये स्टेप जो हुआ है ये बिल्कुल कानूनी है और इसका जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो भी इंशाल्लाह आइनी और कानूनी होगा। और बहसीयत वकील मैं ये समझता हूँ कि चूँकि मुझे इनके कंडक्ट से नज़र आ रहा है कि ये अभी से इनकी हार जो है ये तस्लीम कर चुके हैं, और बेहतर है कि दूसरे लोगों को मौका दिया जाए ताकि जमहूरियत जो है अपनी पटड़ी पे गामज़न रहे। राइट। अली गौहर बलोच साहब, शॉर्टली बताइएगा कि अगर हुकूमत इस ऑप्शन पे जाए, यानी जो हुकूमत कह रही है कि अगर हमारा कोई शख्स हमारे रोकने के बावजूद ऐवान में गया और हमारे खिलाफ वोटिंग करने की कोशिश करता है तो स्पीकर उसके वोट को कंसीडर नहीं करेंगे। आप स्पीकर उसके वोट को कंसीडर नहीं करेंगे तो कम से कम उस एक दिन के लिए तो आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो टाइम फिक्स हो गई ना। उसके बाद फिर भले आप कोर्ट में जाते रहे, जो भी करें, लेकिन स्पीकर की रूलिंग एक दफा तो आ जाएगी।
देखें अमीर अब्बास, बात यह है कि इन्होंने हमेशा कानून और आइन को रौंदा है, ना ये कानूनी तरीके के साथ आए, ना ये कानूनी हुकूमत है, ना ये आइनी तौर पर आए हैं। ये तो आरटीएस सिस्टम की पैदावार है और ये एक दफ़ा नहीं, ये वाला सीन जो आप बता रहे हैं ये तो कई दफ़ा दोहरा चुके हैं ये असम्बली में। लेकिन देखें, गुजारी ये है कि आइनी और कानूनी तौर पर कामरान मुर्जा साहब बैठे हैं, वो बेहतर बता सकते हैं कि जब आप कहते हैं कि फ़लाँ बंदे ने चले फ्लोर क्रॉसिंग की, फ्लोर क्रॉसिंग करने के बाद उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा ना, पहले आप कैसे एक्शन कर सकते हैं? आप कहते हैं कि मैं जनाब अमीर अब्बास साहब, हमें खदशा है कि आप उस बंदे को कत्ल कर देंगे, लिहाजा हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर पहले ही हम आपको सजाए मौत दे देते हैं। क्या आपने नियत कर ली उस बंदे को कत्ल करने की? नहीं, लेकिन तो बिल्कुल बड़ी मज़ाक़ा खेज बात है। ये कानून की तशरीह जो है वो गलत कर, सजाए मौत नहीं दे सकते, लेकिन अगर मुझसे किसी के कत्ल का डर होगा तो नक्शे अमन की सूरत में मुझे किया जा सकता है। नहीं, हाउस अरेस्ट किया तो हाउस अरेस्ट किस तरह के, किसी को वोट देने से तो आप नहीं रोक सकते। कोई अगर कानून, कोई अगर आइन की किताब ऐसी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जिस पर खदशा हो कि वो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, आप वो वोट कास्ट नहीं कर सकता और उसको वोट कास्ट करने की इजाज़त ना दी जाए, तो वो हमें पढ़ा दें। आप मीडिया पर आप बैठे हैं, आप पढ़ लें, आप मुझे बता दें, शायद हमारे नॉलेज में ना हो ऐसा कुछ लिखा हुआ हो। तो ऐसी बात नहीं है, कामरान मुर्जा साहब आपके साथ हैं, वो आपको इसकी बेहतर ट्रांसलेशन करके बता देंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो ये होछा हथकंडा या जो ये बदनीति लेकर आ रहे हैं वो इनकी कामयाब हो। उसका सद्देबाब भी हमने किया हुआ है। लोग इत्तेहादी भी इंशाअल्लाह, जिनको के शेख रशीद साहब आज धमकियां लगा रहे थे कि 5 वोटों की अहमियत ही क्या है, ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये तो अब अपने इत्तेहादियों को भी गालियां देने पर आ गए हैं। हमें तो बड़ी दूर की बात है, उनको भी धमका रहे हैं। ये तो अपनी पार्टी में बैठे तो इत्तेहादी इनको कंफ्यूज कर रहे हैं ना, वो भी तो कोई फैसला नहीं कर रहे ना, वो हियों में ना शियों में कुछ बता ही नहीं रहे हैं। अमजद साहब ये बताएं सर कि आज से 1 साल पहले आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया था। उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में इमरान खान साहब को 172 की बजाय 179 वोट मिले थे। इस दफा 172 ले लेंगे, चले 179 छोड़ दें। अमीर अब्बास, मुझे तो खदशा है कि अपोजिशन जो है वो अपनी तहरीक वापस ही ना ले ले। अच्छा, ये भी हो सकता है। इसके बाद पानात हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने अपोजिशन का नैरेटिव सुना हो ना, इनका जो दारोमदार है वो सिर्फ खरीदो फरोख्त है। ये कोई प्रॉपरली को ट्रांसपेरेंट अंदाज से नहीं, अपना या डेमोक्रेटिक अंदाज से जो है ये लेके नहीं है। तहरीक अदम तमाद जो है, इनका सारा जोर है कि हम छांगा मांगा की पॉलिटिक्स जो और 90 की पॉलिटिक्स को जो है वो जिंदा कर रहे हैं, और ये डर्टी पॉलिटिक्स है वो करना चाह रहे हैं। कि अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए आना चाहते हैं, वेलकम। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, बलोच साहब, शहादत अवान साहब और सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब। आज के लिए इतना ही। कल आपके सामने प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान के इस लम्हा ब लम्हा बदलते सियासी हालात और तज़ब्ज़ुब और गुमहू की कैफियत के बारे में क्या सोचते हैं, खुसूसी प्रोग्राम आपके पास लाएंगे यूरोप में बसते हुए पाकिस्तानियों के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।